हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोक। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की शुरुआत करेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो इस चैप्टर में हमें यही देखना है कि कैसे एक ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से इतना सिमिलर दिखता है, मतलब कैसे एक बच्चे में अपने पेरेंट्स से सिमिलैरिटीज़ हैं। तो अगर सिमिलैरिटीज़ हैं तो वो इनहेरिटेंस उसमें कैसे आई है, किस फॉर्म में आई है। तो उसके लिए हमें मेनली तीन मॉलिक्यूल चाहिए, डीएनए, आरएनए एंड डीएनए में ही प्रेजेंट उसका जेनेटिक कोड्स। ठीक है, यही सारे मॉलिक्यूल्स क्या है, इनहेरिटेंस का बेस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन टॉपिक। नाउ डीएनए एंड आरएनए की अगर आप फुल फॉर्म देखो, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो आपको इसमें एक वर्ड कॉमन दिखेगा, न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, तो ये जो दोनों है वो यहीं से हमें पता लग रहा है कि ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं। न्यूक्लिक एसिड्स हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। ठीक है, डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, इसका मेन काम यही है। एंड आरएनए का मेन काम होता है एक मैसेंजर की तरह एक्ट करना। ठीक है, लेकिन कुछ वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह भी एक्ट करता है। इसके अलावा जो एनसीईआरटी में आरएनए के काम मेंशन है वो है एज अ अडेप्टर एंड अ कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होते हैं, बेसिकली किसी भी रिएक्शन के रेट को स्पीड अप करने में, तो आरएनए का एक फंक्शन वो भी है। ओके, नाउ डीएनए जो है वो एक मॉलिक्यूल है जो कि जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है हमारी बॉडी में। ये हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग को, प्रॉपर ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को एंड डेवलपमेंट को मेंटेन करके रखता है। मेंटेन तो क्या बोले, मतलब सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना कि कैसे हमारी हाइट होनी है, क्या कलर होना है, क्या किस तरह की आइज़ होनी है, सब कुछ डीएनए के पास इन्फॉर्मेशन है वो वाली। ओके, अब डीएनए का स्ट्रक्चर हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि हम अपने बारे में जान पाए। ओके, सो ये जो डीएनए है वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना हुआ है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को हमें बनाना है, मिलाना है आपस में, जब भी वो पॉली वाली फॉर्म में आ पाएंगे। ठीक है, जब ऐसा हो पाएगा, एक पूरी चेन बन जाएगी न्यूक्लियोटाइड्स की, तो हमें लास्ट में डीएनए हमारा मिल जाएगा। ओके, सो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें ये जो सर्कुलर सर्कुलर है, ये हमारे एक न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो अब हमारा मेन काम है इस न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को देखना। तो इसे बनाने के लिए ना हमें बेसिकली तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर। ये जो नाइट्रोजनस बेस है वो दो टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। ठीक है, प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें टू रिंग्स एंड पायरिमिडीन में एक सिंगल रिंग है। एंड प्यूरिन्स भी फर्दर टू टाइप्स का हो जाता है हमारे पास, एडेनिन एंड ग्वानिन। ये सारी जो नोट्स है ना, जो भी बातें इस आपको इन नोट्स में मिलेगी, हर एक बात को आप याद रखना, क्योंकि किसी भी बात से कोई भी क्वेश्चन आपका टॉपिक उठ के आ जाएगा। इवन एमसीक्यूज भी इनसे अलग नहीं आने वाले। ठीक है, और ये जो पैरामीडीन है ये तीन टाइप का होता है। एंड इसको याद करने के लिए निमोनिक है CUT, कट। मतलब पैरामीडीन एक बड़ा सा वर्ड है, उसको कट तो करना पड़ेगा ना हमें, तो वहाँ से आपको याद आ जाएगा C से साइटो, साइन यू से यूरेसिल एंड T से थाइमीन। अब एक बात ध्यान रखना कि नाइट्रोजनस बेसिस में से ये तीन जो बेस है ना, ये डीएनए एंड आरएनए दोनों में मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर थाइमीन और यूरेसिल की जब बात आती है तो थाइमीन ओनली डीएनए में प्रेजेंट है एंड आरएनए में सिर्फ यूरेसिल प्रेजेंट है। ओके, तो नाइट्रोजनस बेसिस में हमें सिर्फ इतना देखना था अभी के लिए। अब बात आती है पेंटोज शुगर की। तो पेंटोज शुगर में क्या होते हैं, हमारे पास 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, तो वहीं से हमारा इसका नाम आया पेंटोज शुगर। एंड इस शुगर को का अनदर नेम होता है राइबोज शुगर। ठीक है, एंड आपको अगर इसका स्ट्रक्चर देखना है तो यहाँ पर ये है, ये वाला स्ट्रक्चर, बस इतना स्ट्रक्चर, ये हमारी ये पेंटोज शुगर है या राइबोज शुगर है। तो इस स्ट्रक्चर में 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, नॉर्मली सेकेंड कार्बन पे ना हमारा OH प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन जब इस OH के हम O को रिमूव कर देते हैं तो ये शुगर कन्वर्ट हो जाती है डीऑक्सी राइबोज शुगर में। ठीक है, डीऑक्सी में ऑक्सीजन वर्ड को कौन रेफर कर रहा है, ऑक्सी, एंड डी रेफर करता है रिमूवल। तो डीऑक्सी राइबोज शुगर में हमारा ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है सेकेंड नंबर वाले कार्बन से। ओके, अब आपने ये शुगर देख ली। नाउ हमें इन तीनों की हेल्प से अपना न्यूक्लियोटाइड को कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हम शुगर लेंगे, इस शुगर के फर्स्ट वाले कार्बन के साथ में अपने किसी भी एक नाइट्रोजनस बेस को अटैच करा देंगे। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस में डीएनए के लिए इन चारों में से कोई भी बेस हो सकता है हमारा। ठीक है, कोई भी एक बेस। अब ये जो बॉन्ड बना है ना इन दोनों को ज्वाइन करवाने के लिए, इस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
ओके, जब हमने ऐसा कर दिया मतलब अपनी शुगर और नाइट्रोजनस बेस को मिला दिया तो हमें मिलता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमारा न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड को कन्वर्ट करने के लिए हमने इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच कराना है। तो इस शुगर के फिफ्थ वाले कार्बन के साथ हम अपना फॉस्फेट ग्रुप अटैच करा देंगे, ठीक है। एंड इन दोनों के जो बीच में बॉन्ड होगा उस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब हमें अपना पूरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर मिल गया। मान लो ये पूरा, एक सेकेंड, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना इसको मैं एक सर्कुलर फॉर्म में यू रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मतलब ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है। जब ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाते हैं ना तो हमें क्या मिलती है, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। एंड इसी चेन से हमें अब हमारा डीएनए बनाना है। ओके, नाउ अब आ जाती है हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नेमिंग, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस जो हमें पता है दो टाइप के थे, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। प्यूरिन दो टाइप के एंड पायरिमिडीन फर्दर 3 टाइप्स के। तो जब इनके साथ हम शुगर को अटैच करवाते हैं अपनी राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शुगर को, तो वी नो कि यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो एडेनिन के साथ में जब अपनी राइबोज शुगर ऐड करवाई हमने तो वो कन्वर्ट हो गया एडिनोसाइन में, ग्वानिन कन्वर्ट हो गया ग्वानोसाइन में। तो प्यूरिन्स बेसिकली साइन में कन्वर्ट हो जाते हैं जब वो शुगर के साथ मिलते हैं, ठीक है। अब पायरिमिडीन्स की बारी आई तो यहाँ पर ऑलरेडी साइटोसाइन प्रेजेंट है तो इसको हम साइन में तो नहीं बोल सकते ना। तो यहाँ पर हमने इनके साथ पायरिमिडीन्स के साथ लगा दिया डाइन। जब ये शुगर के साथ मिल जाते हैं तो साइटोसाइन के साथ जब शुगर मिली साइटिडिन में कन्वर्ट हो गया, थायमिन कन्वर्ट हो गया थायमिडिन में, एंड यूरेसिल कन्वर्ट हो गया यूरेडिन में। अब ये तो नॉर्मल शुगर्स के साथ अटैच हुए जब हम बोल रहे हैं, लेकिन डीएनए में तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है ना, इसलिए जब डीएनए के लिए पूछा जाए तो इन सभी के आगे यूरेडिन को छोड़ दो, इन सभी के आगे आपने अटैच कर देना है डीऑक्सी। मतलब लिखते वक्त आप इनके आगे डीऑक्सी लिखोगे, डीऑक्सी एडिनोसाइन, डीऑक्सी ग्वानोसाइन, ठीक है। अब न्यूक्लियोसाइड भी मिल गया हमें, इसकी भी नेमिंग कर ली हमने। अब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ में हम अटैच कराएंगे अपने फॉस्फेट ग्रुप को तो हमें मिल जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ओके, सो ये कन्वर्ट हो जाएगा एडिनाइलिक एसिड में, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्वानिलिक एसिड में, साइटिडिन कन्वर्ट हो जाएगा साइटिडिलिक एसिड में। मतलब ये अटैच करवा देना है YLIC एंड साथ में लिख देना है एसिड। क्यों, क्योंकि फॉस्फेट अटैच करते ही हमारा न्यूक्लियोसाइड कन्वर्ट हो जाता है एक एसिड में। तो ओवरऑल हमारा डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना है एंड न्यूक्लियोटाइड क्या है, एक तरह का एसिड। तो डीएनए भी हमारा एक एसिड ही है, एसिडिक सब्सटेंस है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई लेंथ ऑफ डीएनए कैसे आप मेजर करोगे, तो सिंपल आपने क्या करना है, जितने भी उस डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है ना उनके नंबर को आप काउंट कर लो और बता दो, ठीक है। तो एनसीईआरटी में हमारे पास 4 ये एग्जांपल्स है। सबसे पहला है बैक्टीरियोफाज का, जिसे हम 5174 भी बोलते हैं, इसका ये अनदर नेम है। इसमें टोटल 5386 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, 5386। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफाज लैम्डा, एंड इसमें जो है हमने न्यूक्लियोटाइड्स की जगह ये लिख दिया कि 48502 बेस पेयर्स प्रेजेंट है। बेस पेयर्स देख के घबरा मत जाना, जब दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं ना तो हम इसका नाम लिख देते हैं ये बेस पेयर है, मतलब बेसिस का इनका पेयर है एक, ठीक है। तो लैम्डा वाले में 48502 बेस पेयर्स है। अगर न्यूक्लियोटाइड्स बताने हो कितने इसमें तो सिंपली आपने मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है, ओके। ई कोलाई में 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स है। एंड ह्यूमंस में डीएनए का साइज बहुत ही बड़ा है, इसलिए अगर सिर्फ हैप्लॉइड कंटेंट देखें तो उसमें 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताओ ह्यूमन के डिप्लॉयड कंटेंट में कितना डीएनए प्रेजेंट है, कितने बेस पेयर्स है डीएनए के, तो सिंपली आपने इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ओके। नाउ एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है क्लियरली कि थायमिन का क्लियर केमिकल नेम जो है वो 5 मिथाइल यूरेसिल है। मतलब यूरेसिल की आपने 5th पोजीशन पे जब मिथाइल अटैच करा दिया तो आपको थायमिन मिल रहा है, ये याद रखना, ओके। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, मतलब हमने ये हमारा न्यूक्लियोटाइड मिला था, अब हमने इसको मिला मिला के इन सभी को एक न्यूक्लियोटाइड चेन भी तो बनानी है। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर अभी ध्यान हो जो हमने पीछे देखा था, इतना वाला स्ट्रक्चर देखा था जिसमें हमारी ये शुगर थी, इसके साथ फर्स्ट वाले कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस अटैच था एंड 5th वाले कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच था। तो इसी शुगर के 3rd वाले कार्बन से हमारा नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है, ठीक है। मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाते हैं एंड ये जो बॉन्डिंग यहाँ पर हुई है ना, इस बॉन्डिंग का नाम है 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ये ध्यान रखना, ठीक है। एंड ये जो लिंकेज है ये 2 न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ती है, लेकिन हमें पूरी चेन बनानी है तो ऐसे ही हम सेकेंड न्यूक्लियोटाइड के 3rd वाले कार्बन पर अपना
नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट को अटैच करा देंगे, ठीक है। अब ये पूरी एक लंबी चेन हमें यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप चेन की स्टार्टिंग में देखो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड लगा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम ऊपर वाली चेन के साइड को 5 प्राइम एंड बोलते हैं हमारी चेन का, एंड सबसे नीचे में हमारा ये 3 प्राइम एंड फ्री होगा। ऊपर वाली में 5 प्राइम फ्री था एंड नीचे वाली में 3 प्राइम एंड फ्री था, तो हमने इसको 3 प्राइम बोल दिया। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट, हमारा डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो डीएनए पता तो लग गया हमें, हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, ठीक है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर भी तो हमें देखना था। तो 1869 में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे फ्रिडरिच मिशर, इन्होंने डीएनए की डिस्कवरी करी थी एंड इन्होंने बताया था कि डीएनए जो है वो एक एसिडिक सब्सटेंस है एंड ये हमारी सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। सेल तो आप सभी को पता ही है कि ये हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल्स जब आपस में मिलती है टिश्यू बनता है, टिश्यू जब मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनेगा एंड जब ऑर्गन मिलेंगे तो एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो एक ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक वाला जो पार्ट है या यूनिट है वो हमारी सेल होती है। तो सेल के बीच में कहीं हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड इसी न्यूक्लियस के बीच में फ्रिडरिच मिशर ने डीएनए की डिस्कवरी करी थी। तो न्यूक्लियस से मिलता जुलता उन्होंने नेम भी दे दिया इस डीएनए का, न्यूक्लिन, ठीक है। मतलब ये जो डीएनए नेम है ये इन साइंटिस्ट ने नहीं दिया था, इन्होंने तो इसका नाम न्यूक्लिन दिया था, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे साइंटिस्ट मेन, जिन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करा। वो 1953 में दो साइंटिस्ट वाटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर करा था एंड इन्हीं के नेम पर हम बोल देते हैं कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो वाटसन एंड क्रिक मॉडल है, ओके। सो दे प्रपोज अ सिंपल डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। ये डबल हेलिक्स जो हम ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, ये क्या है, इनके बारे में अभी नेक्स्ट पेज पे क्लियरली हम पढ़ेंगे, ठीक है। बट इन्होंने जो अपना स्ट्रक्चर या मॉडल दिया डीएनए का, वो 3 साइंटिस्ट की हेल्प से दिया। पहला तो उन्होंने विल्किन एंड फ्रैंकलिन का डायफ्रैक्शन डाटा यूज़ करा, दूसरा उन्होंने एरविन चारगाफ का चारगाफ रूल यूज़ करा एंड इन दोनों बेसिस में से चारगाफ रूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने डीएनए से रिलेटेड हमें 2 रूल्स बताए थे। सबसे पहला रूल क्या कहता है कि जितना अमाउंट ऑफ एडेनिन प्रेजेंट है ना एक डीएनए में, उतना ही अमाउंट थाइमिन का होगा, ठीक है, एंड जितना ग्वानिन प्रेजेंट है उतना ही साइटोसिन का अमाउंट होगा। अब ये क्या कह रहा है, एडेनिन और थाइमिन का क्या लेना देना, ग्वानिन और साइटोसिन कैसे लिंक्ड है, ये तो हमारे प्यूरिन से ये पायरिमिडीन्स है, तो क्या इसमें लिंकेज है, उसको भी हम क्लियरली आगे देखेंगे। यहाँ पर छोटी उसमें मैं बता दूँ तो न्यूक्लियोटाइड्स ने मिलकर एक ये पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनाई, ठीक है, ये एक चेन होगी। लेकिन हम डीएनए में बोल रहे हैं कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, तो इसमें डीएनए के स्ट्रक्चर में 2 चेन्स होती हैं ऐसे, ठीक है, एंड ये दोनों चेन्स आपस में ज्वाइंट होती हैं यूँ, ये बॉन्ड्स हैं एंड ये बॉन्ड्स पता है किस कैसे बने हैं, मतलब ये एक चेन का स्ट्रक्चर मान लो, ये जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसको आप इसमें अज्यूम करो ये है, तो ये जो बॉन्ड्स है ये नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या बोला है, अगर पहली वाली चेन का नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है तो वो पेयर करेगा दूसरी चेन में प्रेजेंट थाइमीन से। मतलब अगर यहाँ पर एडेनिन प्रेजेंट है तो दूसरी चेन का नाइट्रोजनस बेस हमेशा थाइमीन होगा। तो जितनी इस चेन में एडेनिन लगे हुए हैं, सिंपल सी बात है, उतने ही यहाँ पर थाइमीन भी लगे होंगे, ठीक है। अब ग्वानिन अगर यहाँ पर आ गया तो वो पेयर कर जाएगा साइटोसाइन से, तो ये भी सिंपल सी बात है, जितने ग्वानिन है उतने ही साइटोसिन यहाँ पर प्रेजेंट है एंड वाइस वर्सा। अगर फर्स्ट चेन में हमारा यहाँ पर साइटोसिन भी है ना, तो यहाँ पर ग्वानिन ही आएगा नाइट्रोजनस बेस, एंड यहाँ पर अगर थाइमिन है तो यहाँ पर एडेनिन ही आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई, जितने एडेनिन उतने थाइमिन, जितने ग्वानिन उतने साइटोसिन, ओके। बट दूसरा रूल उसने ये बोला, जितना अमाउंट ऑफ एडेनिन और थाइमिन यहाँ पर प्रेजेंट है इस चेन में, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि उतना ही ग्वानिन और साइटोसिन का अमाउंट प्रेजेंट हो। मतलब इस चेन में आप कितना ही एडेनिन लगा लो, अगर 4 एडेनिन लगाए हैं तो ये तो पक्का है कि नेक्स्ट चेन में 4 थाइमिन होंगे, बट ये पक्का नहीं है कि 4 ही यहाँ पर ग्वानिन भी होंगे, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, इवन कम भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। अब ये पूरा पेज क्वेश्चन यहाँ से आप लिख के ले लो, आएगा ही आएगा। इवन मैं तो यूँ कहूँगी इस चैप्टर में आप एक भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते, एंड वैसे ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितना ईजी हो सके आपको उतनी ईजी नोट्स मिले एंड उतनी ही ईजी एक्सप्लेनेशन भी मिले, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द सैलिएंट फीचर्स ऑफ आवर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब ये डबल हेलिक्स क्या है, तो डबल की तो मैंने आपको बात बता दी थी कि डीएनए को बनाने के लिए हमने
दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का सहारा लेना है। तो यहाँ पर ऐसे शो भी करा हुआ है, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये दूसरी। एंड जैसे हम बता रहे थे कि ये नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, ये वाले सारे इस चेन के हैं एंड ये वाले दूसरी चेन के हो गए, ठीक है। बट ये जो चेन है ना वो इस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती। ये आपको सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, अब इस पूरे स्ट्रक्चर में ट्विस्ट आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एंड इसी ट्विस्ट को हम हेलिक्स नाम देते हैं। तो हेलिक्स की क्या डेफिनेशन होगी? ट्विस्टेड लैडर लाइक 3D स्पाइरल स्ट्रक्चर। एंड ये किसका स्ट्रक्चर है? हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है। यहीं से नाम आ गया डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। एंड इस पूरे स्ट्रक्चर के ना बहुत ही ईजी एंड बहुत ही प्यारे फीचर्स हैं कुछ। सबसे पहला फीचर है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। यस, वी नो दिस। डीएनए कंसिस्ट ऑफ टू लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स और चेन्स, मतलब इन चेन्स को ना अनदर नेम दे दिया हमने स्ट्रैंड्स, ठीक है। एंड कितनी चेन्स है? दो चेन्स हैं। एंड ये दोनों की दोनों चेन्स आपस में क्वाइल करी हुई है कुछ इस तरह। ये जो आपको क्वाइल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो वहीं से हमने बोला कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। अब कई बच्चे ना कंफ्यूज होकर स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड बोल देते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ये गलती मत करना, डबल स्ट्रैंडेड है, नो कि स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। दूसरा, एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन। अब हमने यहाँ वाले पेज पे डिस्कस करा था कि डीएनए की एक चेन में दो एंड्स होते हैं, ऊपर वाला 5 प्राइम एंड, नीचे वाला 3 प्राइम एंड। मतलब नीचे वाला हमेशा नहीं, ये नहीं होता कि हमेशा नीचे की साइड 3 प्राइम एंड प्रेजेंट होगा। वो हम ये देखते हैं कि कौन सा डीएनए का कार्बन फ्री है। अगर 3 वाला फ्री है तो 3 प्राइम एंड बोल देते हैं उसको, 5 वाला फ्री है तो 5 प्राइम एंड बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों चेन्स है ना, इसमें आपको दिख रहा होगा एक चेन में ये वाला स्टार्टिंग एंड तो 3 प्राइम है एंड ये वाला 5 प्राइम है, लेकिन जो नेक्स्ट चेन होगी ना, सेकेंड वाली, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो है, उसका ऊपर वाला 3 प्राइम अगर फर्स्ट का है तो वो 5 प्राइम होगा, 3 कभी भी नहीं होगा। ये गलती मत कर देना बनाने में स्ट्रक्चर। एंड अगर नीचे 5 प्राइम है तो नेक्स्ट वाली के नीचे 3 प्राइम होगा, ओके। यहीं से हमने बोला कि एंटी पैरेलल ओरिएंटेशंस है। तो टू स्ट्रैंड्स रन इन अपोजिट डायरेक्शन, वन हैज़ 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी एंड अदर हैज़ 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी। कुछ भी हो सकती है लेकिन हमेशा उल्टी होगी। एंड नेक्स्ट फीचर इज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही है हमारी, वही कि चार्गाफ रूल वाली बात, ए पेयर करेगा थाइमीन से एंड जी पेयर करेगा साइटोसिन से। लेकिन अब ये जो पेयरिंग है ना, कुछ बॉन्ड्स तो बनेंगे ना, ये ए थाइमीन के साथ ऐसे ही थोड़ी ना चिपक जाएगा, कुछ बॉन्ड बनेगा यहाँ पर। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं, इन बॉन्ड्स को हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स नाम देते हैं। तो एडेनिन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं एंड ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही हमें एक तरह से डीएनए को स्टेबिलिटी भी मिल जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फीचर इज कि शुगर फॉस्फेट बैकबोन प्रेजेंट है हमारे आउटर साइड ऑफ हेलिक्स में। तो ये जो पूरी चेन है, बीच में तो हमारे नाइट्रोजनस बेसेस आ गए, तो ऑब्वियस सी बात है इस चेन में हमारे शुगर और फॉस्फेट प्रेजेंट होंगे। तो ये डीएनए के पूरे स्ट्रक्चर की बैकबोन है ये दोनों चीज़ें, ओके। अब आता है हेलिकल ट्विस्ट। ये चीज़, ये क्या है? देखो, जब हमारी दो चेन्स में पूरे 10 बेस पेयर्स हो जाते हैं, यहाँ पर तो 8 आई थिंक, लेकिन जब 10 हो जाते हैं तो है ना ये चेन ट्विस्ट कर जाती है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये कुछ इस वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कि इसमें हेलिकल ट्विस्ट आ गया है। तो दिस हेलिकल ट्विस्ट हैज़ अ कंसिस्टेंट द हेलिकल हैज़ अ कंसिस्टेंट ट्विस्ट। जैसे जैसे 10 बेस पेयर्स आए उसमें ट्विस्ट लगने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक लग गया, फिर 10 बेस पेयर्स आए, एक और ट्विस्ट लग गया, ठीक है। एंड हर एक ट्विस्ट में पूरे के पूरे 10 बेस पेयर्स की टर्न होती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आपको 10 बेस पेयर्स बनाने होंगे। बेस पेयर्स क्यों बोल रहे हैं? एक पेयर तो देखो ये हो गया, 2 नाइट्रोजनस बेसिस मिले, एक एडेनिन दूसरा थाइमीन, तो एक बेस पेयर्स बन गया। फिर दूसरा बेस पेयर, ये तीसरा, ऐसे बेस पेयर्स हैं हमारे, ठीक है। फिर एक पिच ऑफ हेलिक्स, मतलब ये पूरी जो लेंथ होती है ना वो 3.4 नैनोमीटर की होती है अप्रोक्सीमेटली। एंड दो बेस पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, मतलब पहले वाले एंड दूसरे वाले इसमें, वो 0.34 नैनोमीटर का है। मतलब सिंपली हमने 3.4 को 10 से डिवाइड कर लिया तो हमें इनके बीच का डिस्टेंस भी मिल गया यहाँ पर, ओके। नाउ इस वीडियो का लास्ट पार्ट विच इज़ सेंट्रल डोगमा, ये दिया था साइंटिस्ट फ्रांसिस क्रिक ने ही हमें, जिन्होंने डीएनए का हमें मॉडल दिया था। ये क्या बोलते हैं कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ना हमेशा डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होती है एंड देन आरएनए से प्रोटीन बनेगा हमारा, ठीक है। तो इस सेंट्रल डोगमा को याद रखना कि किस डायरेक्शन में हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है। तो पहले डीएनए था, देखो अब डीएनए से ना हम वापस डीएनए भी बना सकते हैं एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज रेप्लिकेशन, तो फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए, ठीक है। फिर हमारा नॉर्मली डीएनए से बनता है आरएनए एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर लास्ट में बनेगा आरएनए से प्रोटीन एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। लेकिन कुछ वायरसेस ना आरएनए से अपना डीएनए को भी कन्वर्ट कर लेते हैं।
तो इसमें क्या हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स हुआ है ना, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एंड फ्रॉम दिस, ये हमारी पूरी वीडियो का टॉपिक विच इज़ द डीएनए वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। एंड इसमें अब रह जाता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम मी टू यू। ओके, एंड इसकी जो नोट्स है उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। टाटा बाय बाय।